चलिए बच्चों, आज के सेशन को स्टार्ट करते हैं। और आज के सेशन को स्टार्ट करने से पहले प्रेम से बोलेंगे राधे राधे। मैं आपको एक बार वापस से इस चीज को रिपीट कर रहा हूं क्या कि हम लोगों ने फाइनेंशियल अकाउंटिंग का मैंने आपसे फास्ट ट्रैक कराने का पूरा प्रॉमिस किया है, क्योंकि फास्ट ट्रैक के अंदर इंपॉर्टेंट इंपॉर्टेंट जो एग्जाम ओरिएंटेड टॉपिक्स हैं वही हम कवर करते हैं। बट फिर भी क्योंकि बेसिक जो आपका अकाउंटिंग जो बेसिक अकाउंटिंग है जिसको हम फंडामेंटल ऑफ अकाउंटिंग बोलते हैं, उसको मैंने आपको चर्चा का विषय बनाया है, क्योंकि ये आपके एग्जाम के पर्पज से करियर में जब आप जॉब करोगे वहां और आप कहीं भी जाओगे अकाउंटिंग में हमेशा इसकी इंपॉर्टेंस होती है। इसीलिए कोशिश की है कि इसको मैं आपको बिल्कुल ओवरव्यू के तरीके से मैं इसको लेकर के चलूं। बट फिर भी कोशिश कर रहा हूं कि ब्रीफली इसको मैं थोड़ा आपको समराइज करके चलता रहूं। किसी का डाउट है तो डेफिनेटली आपको टेलीग्राम चैनल नीचे दे रखा है, आप उसको ज्वाइन कीजिएगा। आप वहां पर जो भी क्वेरी है आप उस क्वेरी को वहां पर आराम से अपने पिक कर सकते हो। बाकी सब्जेक्ट के फास्ट ट्रैक स्टार्ट होंगे, उसका भी आपको अनाउंसमेंट आएगा। अभी जो है ये आपका यूट्यूब पर चल रहा है, हो सकता है कुछ टाइम के बाद इसको हम अपने एप्लीकेशन पर चलाएं। ठीक है, तो आपको डेफिनेटली हमारे यूट्यूब चैनल को ज्वाइन करना है, वहां पर इसकी आपको इंफॉर्मेशन मिलती रहेगी। ठीक है, चलिए हम टॉपिक को आगे बढ़ाते हैं। बेसिकली मैंने आपको कैपिटल एक्सपेंडिचर और रेवेन्यू एक्सपेंडिचर दोनों का पहले क्लासिफिकेशन बताया था, क्लासिफिकेशन किस आधार पर करना है। फिर दूसरा मैंने आपको अकाउंटिंग ट्रीटमेंट बताया कि अकाउंटिंग ट्रीटमेंट कैसे करते हैं विद एग्जांपल। इस बात को मैंने आपको समझाया था। लास्ट सेशन लेते लेते मैंने आपको यह भी बताया था कि डेफर्ड एक्सपेंडिचर क्या होते हैं, इसकी हम चर्चा डेफिनेटली करेंगे और साथ के साथ जो एग्जांपल्स दे रखे उससे हम हर केस को समझने की कोशिश करेंगे। मैं डेफर्ड एक्सपेंडिचर को समझाने से पहले फटाफट से मैं आपको कैपिटल नेचर का एक बार 1 मिनट के अंदर क्विकली ब्रीफली बिल्कुल आपको समझा देता हूं कि हमें क्या क्या बात याद रखनी है, क्योंकि आपको क्वेश्चन सॉल्व करना है। अभी क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए आपको हर बात आपके माइंड में क्लियर होनी चाहिए। ठीक है, कैपिटल एक्सपेंडिचर आपको देखने के लिए उसको एनालाइज करने के लिए क्लासिफाइड करने के लिए कुछ बातें जो दिमाग में रखनी है। कोई भी आपने खर्चा किया है वो असेट्स को अफेक्ट कर रहा है और उसका मोर देन अकाउंटिंग के लिए फायदा मिल रहा है, वो आपको पहला पॉइंट ध्यान रखना है। दूसरा, ऐसे खर्चे नॉन रिकरिंग नेचर के होते हैं जो कि आपके बार बार नहीं होते, कभी कभार होते हैं। तीसरा, आपको यह बात ध्यान रखनी है कि यदि किसी खर्चे की वजह से उस असेट्स की एफिशिएंसी बढ़ रही है, उसकी कैपेसिटी बढ़ रही है। हमने मान लो कि बिल्डिंग है, एग्जांपल देता हूं आपके लिए, हमने एक बिल्डिंग बना रहे हैं, बिल्डिंग का हम रिपेयर एंड मेंटेनेंस कर रहे हैं। ठीक है, या मान लो हमारे पास 2 हॉल हैं, हम 2 हॉल के बीच की जो दीवार है उसको तोड़ना चाहते हैं। तोड़ करके हमने क्या किया, उसको डिकंस्ट्रक्ट किया और वापस उसके रिपेयर एंड मेंटेनेंस हमने लगा दिया। अब इस पर खर्चा हो गया 5 लाख का, 50 लाख का हो गया, बड़ा खर्चा हो गया। क्या इस खर्चे को कैपिटलाइज करोगे या नहीं करोगे? ये इस बात पर डिपेंड करेगा कि क्या हमने जो एक काम किया है, जो भी हमने कंस्ट्रक्शन डिकंस्ट्रक्शन जो भी किया है, क्या इससे इस बिल्डिंग की कैपेसिटी बढ़ गई, क्या इसकी एफिशिएंसी बढ़ गई? यदि हाँ तो कैपिटलाइज होगा, और यदि ना तो रेवेन्यू नेचर का माना जाएगा। ठीक है, बेस्ट एग्जांपल दिया है। दूसरा एग्जांपल मैं साथ के साथ दे देता हूं। हमने क्या किया, हमारे फर्स्ट फ्लोर बना हुआ है, ग्राउंड फ्लोर है, फर्स्ट फ्लोर है, सेकंड फ्लोर पर हमने एक छोटा सा रूम बनवा दिया। क्या उस रूम से हमारे इस मकान की कैपेसिटी बढ़ गई? आंसर है यस। तो इसका मतलब एक कैपिटलाइज होगा। मेरी बात क्लियर है? यदि किसी असेट्स पर कोई भी आपने खर्चा किया, चाहे रिपेयर मेंटेनेंस का है, कंस्ट्रक्शन का, डिकंस्ट्रक्शन का, किसी का हो, यदि उसकी कैपेसिटी में या उसकी एफिशिएंसी में इंक्रीमेंट लाया है तो उसको आप कैपिटलाइज मानोगे, और जितने टाइम तक उसका बेनिफिट मिलेगा उसमें आपको उसको अमोर्टाइज करोगे। मेरी बात क्लियर है मेरे बच्चे? चलिए, इसी चीज को ध्यान में रखते हुए, हाँ, साथ के साथ मैं बता दूं, ठीक है, ये बुक्स है हमारी, इस बुक्स पर डेफिनेटली बाद में बात करेंगे हम लोग। ठीक है, इसके अंदर क्या क्या कवर है, बेसिकली पूरा 100% आपका स्टडी मेट कवर है। आपकी वर्कबुक जो है वो इसमें कवर है। पास्ट एग्जाम में जो पिछले न्यू सिलेबस में जितने भी आपके एग्जाम में क्वेश्चन आए हैं, सारे के सारे इसके अंदर कवरेज है। ठीक है, 100% सीएमए ओरिएंटेड है, आपको इसके अलावा कुछ नहीं पढ़ना है। और जब आप एग्जाम देने जाओ उससे पहले बता भी दिया जाएगा कि किस पैटर्न पर क्वेश्चन आपके आने वाले हैं। ठीक है, चलिए हम चलते हैं हमारे इधर की स्टडी मेट की तरफ। अब हम बात करने वाले किसकी, बताओ बेटा? डेफर्ड। किसकी बात करने वाले हैं? डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। ठीक है, पॉइंट नंबर 6, पॉइंट नंबर 6, डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर क्या होता है इसकी हम बात करेंगे।
ठीक है। डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर के लिए आपको देखना क्या है? एक्सपेंसेज क्लासिफाइड एज रेवेन्यू। एक मिनट को, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। पहला पॉइंट क्या क्लियर होना चाहिए मेरे बच्चे? आपने जो खर्चा किया है वो रेवेन्यू नेचर का क्लासिफाइड हुआ होना चाहिए, यानी कि क्लासी मतलब कहूं तो वो रेवेन्यू नेचर का होना चाहिए। दूसरा, बेनिफिट बेनिफिट ऑफ सच एक्सपेंडिचर एक्सपेंसेज इन फ्यूचर। इन फ्यूचर उस खर्चे का बेनिफिट फ्यूचर में भी मिलना चाहिए। सर ऐसी कैसी बात हो गई? यदि कोई ऐसा खर्चा है जिसका बेनिफिट फ्यूचर में मिलेगा, ये मोर देन अकाउंटिंग ईयर के लिए मिलता है, तो कैपिटल नेचर का होता है। इसीलिए यहां पर कंडीशन पहले से ही लगा दी इसने। इसने पहले से ही ये कंडीशन क्या कर दी मेरे बच्चे? डाल दी कि भैया देखो ना, पहले तो ये क्लासिफाइड करो कि जो खर्चा होता है ना वो रेवेन्यू नेचर का होना चाहिए। क्या कुछ खर्चे ऐसे भी हैं जिनका बेनिफिट हम फ्यूचर के कुछ टाइम तक लेते रहते हैं? बिल्कुल रहते रहते हैं, कुछ ना कुछ फायदा मिलता रहता है। तो वही आपको एग्जाम्पल समझना है। मैं इसके बेस्ट एग्जाम्पल देता हूं आपके लिए, यहां पर एक एग्जाम्पल दे देता हूं आपको। मैं यहां पर क्या देता हूं? एग्जाम्पल। एग्जाम्पल, लॉन्च ए न्यू प्रोडक्ट। हमने एक न्यू प्रोडक्ट लॉन्च किया और हमने क्या किया? एडवर्टीजमेंट किया। एक्सपेंसेज ऑफ ₹3 करोड़ फ्रॉम मिस्टर बिक्की कौशल। विक्की कौशल। हमने क्या किया कि नया प्रोडक्ट लॉन्च किया और इसकी जो मार्केटिंग है, जो एडवर्टीजमेंट है, वो हमने विक्की कौशल से करवा ली है ना, एक्टर हमारा। अब क्या हुआ कि विक्की कौशल ने बोला कि भैया पैसा ज्यादा लूंगा, सेलिब्रिटी पैसा ज्यादा लेती है। उसने 3 करोड़ रुपए आपसे मांग लिए। ठीक है। अब क्या है कि हमने उसे ये एग्रीमेंट किया कि भैया देखो ठीक है, आप 3 करोड़ ले लो, लेकिन याद रखना ये आपको जो एडवर्टीजमेंट है 3 साल तक लगातार रखना है। मैं नीचे लिख दूं उस पर, विद कंडीशन फॉर 3 ईयर। आपका जो एडवर्टीजमेंट है ना, बार बार 3 साल तक चलता रहेगा ये। आपने एक बार रिकॉर्ड कर दिया, जो भी है जैसे भी उनका टर्म्स होती है देखा होगा आपने। जैसे पान मसाला है तो उसका अजय देवगन करता है, ठीक है ना। तो वो पान मसाला वाला एग्रीमेंट है, वो ऐसा थोड़ा ना 1 साल 2 साल के लिए होगा। वो डेफिनेट 5 साल है, 10 साल है, 15 साल है। अब हो सकता है कि नए नए वो अपने अपने जो कहते हैं शॉर्ट बना बना करके एडवर्टीजमेंट बना बना कर करते हो, या एक ही एक बार बना दिया और वो 3 साल तक चल रहा है, जो भी उनकी हो सकता हो, आई डोंट नो, इतना हम नहीं जानते उनके बारे में। बट जो भी है, वो लगातार 3 साल तक उसका एडवर्टीजमेंट विक्की कौशल करेगा। अब मुझे बताओ, पहली कंडीशन तो ये देखो क्या बच्चे, जो एडवर्टीजमेंट है, इसके सॉल्यूशन की बात करें हम, ठीक है, इसके हम सॉल्यूशन की बात करें, तो सबसे पहले देखो एक्सपेंसेस क्या है। एक्सपेंसेस क्या है मेरे बच्चे? एक्सपेंसेस है एडवर्टीजमेंट। बोलो, इस एक्सपेंसेस का नेचर क्या है? क्लासिफाइड क्या हुआ है? क्लासिफाइड एज रेवेन्यू एक्सपेंडिचर।
एडवर्टीजमेंट का खर्चा हमेशा रेवेन्यू का होता है, ये हमने क्या किया है। लेकिन हमने साथ के साथ देखा है एडवर्टीजमेंट का जो बेनिफिट है आपको, बेनिफिट है फॉर बेनिफिट एंजॉयड फॉर 3 ईयर। तो मुझे बताओ, ऐसे केसेज के अंदर, इस केसेज के अंदर हम बात करें, सच एक्सपेंडिचर ट्रीटेड एज डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। मेरी बात क्लियर है, ये बात समझ में आती है। आपको कोई खर्चा देखना है, पहले देखो खर्चा रेवेन्यू टाइप का होना चाहिए। यदि रेवेन्यू नेचर का है तो फिर उसका देखो क्या मोर देन वन अकाउंटिंग पीरियड उसका बेनिफिट मिल रहा है। यदि मिल रहा है तो इसका मतलब वो आपका डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर होगा, यानी कि आपने खर्चा आज कर दिया बट उसका बेनिफिट ड्राइव इन फ्यूचर है, वो फ्यूचर में जाने वाला है, ठीक है ना। चलो इसका अकाउंटिंग ट्रीटमेंट भी देख लो, इसका क्या देख लो बेटा, अकाउंटिंग ट्रीटमेंट। अकाउंटिंग ट्रीटमेंट भी देख लो, इसका अकाउंटिंग ट्रीटमेंट क्या होगा। सबसे पहले आप खर्चे की एंट्री डालोगे, फॉर एक्सपेंसेज इनकर्ड। तो बताओ क्या एंट्री डालोगे, एक्सपेंसिव इनकर्ड डालोगे, क्या डालोगे, एडवर्टीजमेंट एक्सपेंसेज अकाउंट डेबिट टू कैश, कैश बैक जो भी होगा। बेटा ये जो सवाल है ना आपके, ये एग्जाम में बहुत पूछे जाते हैं। 30 यार, जब आप इंटरव्यू देने जाओगे ना, तो आपकी केस स्टडी बना करके, जो मैं बना के दे रहा हूँ वैसे ही आपको समझाना होता है। वो फर्क इतना आता होता है कि वर्चुअल है तो पेन और पेंसिल हाथ में ले सकते हो, अदरवाइज आपका सामने सामने है तो वो चीज थोड़ी सी आपको डायरेक्टली उसको समझाना पड़ता है, ठीक है। ये आप, जब मैं बात वही कर रहा हूँ आपसे, ये फ्यूचर का बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है जो भी चल रहा है, ठीक है। दूसरा, फोर, फोर अमोटाइजेशन, अमोटाइजेशन ऑफ एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंसेज, ठीक है। तो क्या होगा, तो आप करोगे क्या बेटा, पी एंड एल अकाउंट डेबिट टू एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंसेज, या कैसे तो डेफर्ड एडवर्टीजमेंट एक्सपेंसेज, आप ये भी नाम ले सकते हो, ठीक है। ये आपको कितना बेटा, 3 साल बेनिफिट मिलेगा, तो 1 CR यहां चला जाएगा। अब प्रेजेंटेशन, ये भी तो डालनी पड़ेगी आपको, प्रेजेंटेशन सबसे इंपॉर्टेंट होता है बेटा चीजें ये। आप किसी की चीज एंट्री जानते हो, उसका इंपैक्ट ऑन फाइनल अकाउंट नहीं जानते हो तो भी समस्या है आपकी जिंदगी में। आपको मैं कह रहा हूं, आप बस ओनली फॉर को देख लेना, आपके 15 मार्क्स ऐसे आएंगे आप सोच ही नहीं पाओगे सर ये कैसे हो सकता है, ऐसे हो सकता है बेटा। प्रेजेंटेशन इन फाइनल अकाउंट, ठीक है, इन प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, इन प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट क्या होगा, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट की जब हम बात करेंगे, तो ये मैंने P&L बना दिया बाय जीपी, जो भी आ रहा हो,
टू एडवर्टीजमेंट एक्सपेंसेज 1 करोड़ का, 2 NP बैलेंसिंग फिगर से। मेरी बात क्लियर है? पॉइंट नंबर बी, इन बैलेंस शीट, बैलेंस शीट में क्या होगा? मैं आपको बेसिकली वैसी बना रहा हूं टी फॉर्म वाली, ठीक है। बैलेंस शीट में क्या होगा? लायबिलिटी है और ये एसेट्स है। आप यहां दिखाओगे अदर, नॉन करंट, टेंशन ना लो। जब आप कॉर्पोरेट अकाउंटिंग पढ़ोगे ना, तो वहां पर आपको असेट्स का ग्रुपिंग एंड क्लासिफिकेशन दोनों पढ़ाऊंगा, और बहुत शानदार पढ़ाने वाला हूं आपको हर आइटम, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट होता है कि कौन सा आइटम, कौन सी असेट्स किस हेड और किस सब हेड के अंदर जाती है। जब आप ऑडिट करोगे ना, जब आप टैक्स ऑडिट करोगे, तो वहां पर आपको बहुत रिलेवेंसी होती है। जब आर्टिकल से पे जाओगे, ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है वहां का फैक्टर, ठीक है। 3AC फॉर्म होता है, वो आपको फाइल करना होता है किसके नाम से? डेफर्ड एडवर्टीजमेंट एक्सपेंसेस। कितने का था? 3 करोड़ का, लेस अमोर्टाइज करें 1 करोड़ का। कितना दिखा दोगे? 2 करोड़ का। मेरी बात क्लियर है? ये आपकी बैलेंस शीट में प्रेजेंटेशन है, ये इसका अकाउंटिंग ट्रीटमेंट है। किसी को थोड़ा सा भी डाउट हो कि सर हमें एक कोई सवाल है, तो डेफिनेटली आप अपना सवाल पूछ सकते हो, किसी प्रकार की प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। आपको चीजें बढ़िया एकदम क्वालिटी के साथ देखना है। आप क्वालिटी के साथ, पढ़ाई के साथ कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं करना। अभी बोल रहा हूं मेरे बच्चे, आपको कहीं से क्लास लेने की जरूरत नहीं है दिसंबर अटेम्प्ट के लिए, इस बात की गारंटी मेरी है। एफए की एक एक चीज आपके दिमाग में ऐसे फिट कर दूंगा जैसे लोगों सर मजा आ गया पढ़ने का ना। आप पेमेंट करके भी इतना अच्छा नहीं पढ़ पाओगे। चलिए आगे चलिए, अब मैं आपको इसके बारे में थोड़ा सा जो क्या है इसका लिटरेचर पढ़ा देता हूं, देन उसके बाद अब आप सीधे क्वेश्चन पढ़ाएंगे, ठीक है। चलिए देखो, डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर क्या होता है, इसके बारे में यहाँ बताया गया है, ठीक है। डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर इज द एक्सपेंडिचर फॉर विच पेमेंट हैज बीन मेड, आपने पेमेंट कर दिया है, या लाइबिलिटी क्रिएट हो गई है, यानी कि या तो उधार या नकद, कोई दिक्कत नहीं है। इनकर्ड बट विच इज कैरी फॉरवर्ड, ये कैरी फॉरवर्ड होगा ऑन ए प्रिजम्पशन और विल बी बेनिफिट ओवर द सब्सिक्वेंट पीरियड और ये पीरियड्स, यानी कि आप इसको प्रिज्यूम कर ले, तो मान ले, तो पहले से पता है आपको, जैसे मैंने बोला 3 साल का बेनिफिट मिलेगा, तो वो फ्यूचर में क्या हो जाएगा, फॉरवर्ड हो जाएगा, डेफर्ड कर देंगे हम लोग। और जिस साल में, उतने साल में, जितने साल में उसका बेनिफिट मिलेगा, फॉरवर्ड कर रहे हैं, उसमें उसको हम क्या कर देंगे, अमोर्टाइज करते चले जाएंगे, ठीक है। लिखा हुआ क्या, एग्जाम्पल के लिए हैवी, आपने बहुत बड़े, देखो छोटा मोटा अमाउंट है उसका बेनिफिट करंट, क्योंकि बेसिकली एडवर्टीजमेंट का खर्चा करंट ईयर का ही होता है। तो 10-20 हजार हुआ, आपने इमीडिएटली प्रॉफिट लॉस में डाल दिया, लेकिन हैवी खर्चा हो गया और उसका बेनिफिट भी आपको लंबे टाइम तक मिल रहा है, तो उस केस के अंदर क्या कर दो, उसको आप डेफर्ड कर दोगे, ठीक है। हैवी एडवर्टीजमेंट एक्सपेंडिचर इनकर्ड प्रायर टू लॉन्चिंग ए न्यू प्रोडक्ट, डेवलपमेंट एक्सपेंसेस फॉर एक्सपेंसिव। मैं आपको एक इंटरेस्टिंग बता दूं, बेसिकली इसके बारे में AS 26 भी बोलता है। AS 26 वैसे इंटेंजिबल एसेट्स का है, लेकिन वो इसके बारे में भी वहां पर चर्चा करता है, क्योंकि डेवलपमेंट एक्सपेंसिव बेसिकली वहीं पर आता है, इंटेंजिबल एसेट्स में ही डेवलपमेंट फीस आता है, ठीक है ना। चलिए, अकाउंटिंग ट्रीटमेंट क्या होगा, बेसिकली मैं बता चुका हूं आपके लिए अकाउंटिंग ट्रीटमेंट क्या होगा, फिर भी एक बार पढ़ लो। पार्ट ऑफ द पार्ट ऑफ सच एक्सपेंसेस जो कि करंट ईयर के हिस्से में आ रहे हैं, ठीक है, द पोर्शन रिकॉर्डेड इन डेबिट साइड ऑफ द इनकम स्टेटमेंट, इनकम स्टेटमेंट मतलब प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, वाइल द अनरिटन वैल्यू जो अन राइट ऑफ हुआ है, जो राइट ऑफ हुआ पीएल में, जो राइट ऑफ नहीं हुआ वो कहां जाएगा बेटा, अपीयर एज एन असेट्स इन बैलेंस शीट। मैंने आपको यही चीज बताई थी, देखो मैंने जो पार्ट राइट ऑफ किया है वो तो मैं कहां लेके चला गया मेरे बच्चे बताओ, जो हिस्सा मैंने राइट ऑफ कर दिया वो हिस्सा चला गया कहां पर बताओ, पीएल में, डेबिट साइड में चला गया, इसको इनकम स्टेटमेंट बोलते हैं। और जो अन राइट ऑफ वाला अमाउंट है, जो 2 लाख रुपए बच रहा था, वो उसको बैलेंस शीट में लेके गया एज ए नॉन करंट असेट्स के रूप में, ठीक है। चलिए, ठीक है, ये इसका अकाउंटिंग ट्रीटमेंट उन्होंने बता रखा है।
चलिए, इसकी चर्चा AS26 में भी है, ठीक है, AS26 आएगा तब बात करेंगे इसके बारे में। ठीक है, ये सारी बातें हमारे पास हो गई। अब नीचे आ जाओ, एक एक क्वेश्चन को हम सॉल्व करने वाले हैं, आपको समझाने वाले हैं विद लॉजिक। अब यहाँ पर थोड़ा सा डिस्कशन होगा, जो आपने पढ़ा है वो अब काम आने वाला है। चलिए, देखो क्या है, क्या लिखा हुआ है, आपको क्लासिफाइड द फॉलोइंग आइटम्स एज ए कैपिटल और रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, आपको बताना है बस कि भैया कौन सा वाला खर्चा क्या है। चलिए, लिखा हुआ क्या बेटा, एन एक्सटेंशन ऑफ रेलवे ट्रैक इन ए फैक्ट्री एरिया। देखो भैया, ये फैक्ट्री एरिया है आपका, ठीक है, ये आपका फैक्ट्री है। चलो उधर ही बना लेते हैं हम लोग, ये आपका फैक्ट्री है। केस को समझना आराम से, कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। जैसे ये आपका फैक्ट्री है, ठीक है, ये हमारी क्या बेटा, फैक्ट्री। फैक्ट्री एरिया, ये मान लो आपको चल रहा रेलवे ट्रैक, ठीक है, ये रेलवे लाइन है आपकी। आपको क्या करना है, इस रेलवे लाइन को यहां से यहां कनेक्ट करना है, कनेक्ट विद फैक्ट्री। इस पर कोई खर्चा हुआ है, इस पर क्या हो बेटा, कॉस्ट इनकर्ड। तो मुझे बताओ, ये जो खर्चा है वो कैपिटल नेचर का है या फिर वो रेवेन्यू नेचर का है। केस समझ में आ गया, ठीक है, यही बोला गया, क्या बोला गया है, एन एक्सटेंशन ऑफ रेलवे ट्रैक्स इन द फैक्ट्री एरिया। ऐसा भी हो सकता है कि मान लो ये रेलवे ट्रैक फैक्ट्री में पहले से आ रहा था, ठीक है, एक्सटेंशन मतलब ये भी है, आपने इस वाले को क्या कर दिया, इस वाले ट्रैक को यहां तक था, आपने इस ट्रैक को बढ़ा करके यहां तक ले आए, ये वाला एरिया आपने एक्सटेंड कर दिया, ठीक है। तो मुझे बताओ, ये जो खर्चा हुआ है, इसको यही एग्जांपल मान ले, यही बना देते हैं, ये जो खर्चा हुआ है वो कैपिटल नेचर का है या रेवेन्यू नेचर का है, ये आपको बताना है, ठीक है। अब मुझे बताओ, आपको नहीं लगता इस रेलवे ट्रैक का बेनिफिट आपको मोर देन अकाउंटिंग पीरियड के लिए मिलेगा, बोलो ना, आया ना। और ये असेट्स भी है आपकी, क्या इस पर गवर्नमेंट का अधिकार नहीं, ये तुम्हारा खुद का पर्सनल है। जब तक आपका बिजनेस चलेगा, फैक्ट्री चलेगी, तब तक ट्रैक काम करेगा। तो इसका बेनिफिट मोर देन अकाउंटिंग पीरियड के लिए है, तो इसको हम क्या करेंगे बेटा, कैपिटलाइज। क्या कर देंगे इसको बताओ, कैपिटलाइज। तो सच एक्सपेंडिचर बेटा क्या हो जाएगा, कैपिटलाइज, ठीक है ना। तो आ जाओ फटाफट से, expenses incurred for extension railway track in factory area should be treated as capital expenditure। क्यों, बिकॉज इट विल yield benefit, यानी कि जो इसका फायदा है मोर देन वन अकाउंटिंग पीरियड के लिए होने वाला है, ठीक है। सेकंड देखो, फटाफट चल रहा हूं, जो मैंने आपको आते डिफाइन किया था उसी को पढ़ना है। वेजेस पेड फॉर मशीन ऑपरेटर, एक मशीन है जिसको चलाने के लिए ऑपरेटर रखा हुआ है, उसको ऑपरेट करता है, उसको हम पेमेंट करते हैं, याद रखना। फैक्ट्री के अंदर कुछ भी कर रहा है कोई बंदा, वेजेज है, कुछ भी खर्चा हो रहा है जो डे टू डे की एक्टिविटी के लिए, वो हमेशा रेवेन्यू है। वेजेज इज ऑलवेज ऑन ऑपरेटिंग पर्पज, आपने ऑपरेटिंग पर्पज के लिए कोई भी वेज किया है, वो सारी सारी वेज आपकी कहां जाएगी बेटा, आपकी रेवेन्यू नेचर की होगी। यदि यही वेजेज आपको वेजेज दे रहे होते, वो आपके बिल्डिंग के कंस्ट्रक्शन जो लेबर काम कर रही है उसके लिए दे रहे होते, तो इसका मतलब है वो आपका कैपिटलाइज है। मेरी बात क्लियर है, मैं क्या कह रहा हूं, एक लेबर लगी है फैक्ट्री में जो आपका सामान बनाती है, चाहे मशीन पे लगा हुआ है, चाहे डायरेक्ट लेबर है, कैसे भी है, वो आपका हमेशा ऑपरेटिंग का पार्ट बनता है। लेकिन कोई लेबर है जो कि आपकी बिल्डिंग बना रही है, तो मेरे बच्चे, बिल्डिंग बनाने में जो भी खर्चा होता है ना, वो बिल्डिंग की
कॉस्ट में ऐड होता है, यानी वो कैपिटलाइज होता है। मेरी बात क्लियर है? तो ये क्या होगा मेरे बेटे, रेवेन्यू नेचर का। ठीक है, एक बार एक साथ लास्ट में आंसर देख लेंगे अपन लोग। इंस्टॉलेशन कॉस्ट ऑफ न्यू प्रोडक्शन मशीन, कोई मशीन है, इंस्टॉलेशन खर्चा है, मैंने पहले बताया था। मशीन को परचेज करने से लेकर के उसको रेडी टू यूज करने में जो भी खर्चा होता है, सारे के सारे खर्चे आपके उसकी कॉस्ट में पार्ट बनेंगे। तो ये आपका क्या बेटा, कैपिटल। क्यों है लॉजिक में आपको समझाता चल रहा हूं। ठीक है, ये आपका क्या है, क्योंकि ऑपरेटिंग बिजनेस में बेचेज जा रही है, तो ये आपकी रेवेन्यू है। ये आपका कैपिटल नेचर का है, मोर देन अकाउंटिंग पीरियड बेनिफिट मिल रहा है इसका। ठीक है, आगे देखो क्या है, मटेरियल। जब मैं आपको रेगुलर बैच कराऊंगा तो इसका विद रीजन लिखाऊंगा इसको इसके सॉल्यूशन के अंदर। ठीक है, क्योंकि अभी हमें चीजों को समझना है। आगे लिखा हो, मटेरियल फॉर एक्सटेंशन टू फोरमैन ऑफिसेज इन द फैक्ट्री। क्या लिखा हो, मटेरियल फॉर एक्सटेंशन टू फोरमैन ऑफिसेज इन द फैक्ट्री। ओ माय गॉड, ये आपका कैपिटल खर्चा है। सिंपल में कह दो भैया, फैक्ट्री एरिया इनहांस हो रहा है, तो इसकी कैपेसिटी भी इनहांस हो जाएगी। इंक्रीज कैपेसिटी ऑफ फैक्ट्री। ठीक है ना, तो आपके लिए क्या कर दिया, मटेरियल मटेरियल्स फॉर एक्सटेंशन ऑफ फॉरमैन ऑफिसेज इन द फैक्ट्री। फैक्ट्री में हमने फॉरमैन के लिए अलग से ऑफिस में केबिन बना दिया है, उस केबिन पे खर्चा करने कुछ मटेरियल लगा है, तो वो आपके कैपिटलाइज होगा। ठीक है ना, ये कैपिटलाइज है। रेंट पेड रेंट पेड फॉर फैक्ट्री ऑपरेटिंग का है, तो रेवेन्यू का माना जाएगा। पेमेंट फॉर कंप्यूटर टाइम टू ऑपरेट न्यू स्टोर कंट्रोल सिस्टम, याद रखना, न्यू कंट्रोल सिस्टम लगाते तो कैपिटल नेचर का था, न्यू कंट्रोल सिस्टम इंस्टॉल करते तो कैपिटल नेचर का है, सॉफ्टवेयर का खर्चा है। आपने न्यू कंट्रोल सिस्टम को ऑपरेट करने के लिए कोई खर्चा किया है, पेमेंट किया है, कोई आता ना बंदा आकर के ऑपरेट करके जाता है, चलाता है, भाई क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा है, वो आपका रेवेन्यू नेचर का है। मेरी बात समझ में आ रही है? ये ऑपरेट करने के खर्चे हैं तो रेवेन्यू का होगा। ये ट्रायल का होता उस कंट्रोल सिस्टम को तो भी कैपिटलाइज होता। मेरी बात समझ में आ रही है? आपने जो कंट्रोल सिस्टम लगाया है उसको यदि ट्रायल चलाने के लिए कुछ भी खर्चा होता तो भी कैपिटलाइज होता, कंट्रोल सिस्टम को लाने का कोई भी खर्चा होता तो भी कैपिटलाइज होता। लेकिन कंट्रोल सिस्टम को ऑपरेट करने पर कोई पेमेंट किया है तो याद रखना वो रेवेन्यू नेचर का है, कैपिटलाइज नहीं होगा। मेरी बात क्लियर है? वेजेज पेड टू ऑन एम्प्लॉय फॉर ए बिल्डिंग फॉर ए फॉरमैन ऑफिसेज गिव रीजन फॉर द यूर क्लासिफिकेशन। क्या बोल रहा है, आपने क्या किया, जो फॉरमैन है, लेबर है, उस लेबर को रहने के लिए आपने कोई ऑफिस में कोई जगह बना रहे हो, कि केबिन बना रहे हो, ऊपर वाला खर्चा था ना, आप केबिन में मटेरियल ला रहे हो तो मटेरियल भी केबिन की कॉस्ट में जाएगा, कैपिटलाइज होगा। आप वेजेस पेड कर रहे हो, उसको बनाने के लिए लेबर लगा रहे हो, वो भी आपके उस ऑफिस के केबिन की कॉस्ट में ऐड होगा, यानी कि वो भी आपका कैपिटलाइज होगा। कि बेसिक मैंने यहीं पर समझा दी, तीन बातें यहीं क्लियर कर दी थी। मैं हर लाइन के अंदर, हर सवाल के अंदर मैं आपको एक्सटेंट लेवल पर समझाने की कोशिश कर रहा हूं, तो आपको हर केस खोलने की कोशिश कर रहा हूं। ठीक है, बेटा इसको हम अभी यहाँ पर इतना ही एक्सप्लेन कर सकते हैं। ठीक है ना, इससे ज्यादा जाएंगे टाइम ज्यादा लग जाएगा। ठीक है, ये सारे क्वेश्चन के आंसर पढ़ लेना आराम से, फटाफट फटाफट से मैं यहाँ पर चर्चा कर लेता हूँ। स्टेट विद रीजंस वेदर द फॉलोइंग आर कैपिटल एक्सपेंडिचर रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। एक्सपेंसेस इनकर्ड टू इन कनेक्शन विद ऑब्टेनिंग लाइसेंस स्टार्टिंग द फैक्ट्री विद 10,000। भैया कैपिटलाइज है, आप लाइसेंस लेकर के आ रहे हो तो लाइसेंस पर जो खर्चा होता है ना वो आपका कैपिटलाइज है। लाइसेंस का फायदा, यदि लाइसेंस का फायदा एक साल के लिए मिल रहा है तो रेवेन्यू का है, लेकिन लाइसेंस का फायदा हमेशा एक साल के लिए नहीं मिलता, रिन्यू होता है हर साल, तो फिर ऑपरेटिंग ले जाओ। लेकिन वो रिन्यू हर साल नहीं हो रहा है, पर्टिकुलर डेट के टाइम के बाद हो रहा है, तो वो आपका कैपिटलाइज है। दो सवाल के आंसर हो सकते हैं इसमें, तो क्या लिखा हो देखो, 10,000 इनकर्ड इन कनेक्शन विद ऑब्टेनिंग लाइसेंस स्टार्टिंग फैक्ट्री इन कैपिटल एक्सपेंडिचर। इट इज इनकर्ड एक्वायरिंग ए राइट टू कैरी ऑन बिजनेस फॉर ए लॉन्ग पीरियड। क्योंकि आपको पता है जब आप किसी फैक्ट्री को स्टार्ट करते हो वो लाइसेंस से लेते हो, तो लाइसेंस से इनिशिएट कराने के जो गवर्नमेंट के अप्रूवल लेते हैं उसमें खर्चा हुआ तो कैपिटलाइज होगा। यदि कोई आपने ऐसा लाइसेंस ले रखा जो हर साल रिन्यू होता है, जैसे हम रेंट एग्रीमेंट बनवाते हैं हर साल रिन्यू हो जाता है, वो भी तरह के लाइसेंस से रहने का, तो वो आपके रेवेन्यू नेचर का है। कुछ लाइसेंस लीज लीज पे खर्चा किया है तो लीज का वैसे डेफर्ड चला जाता है, लीज पे जो खर्चा किया वो डेफर्ड होता है हमेशा, क्योंकि आप 5 साल लीज पर हो, 10 साल लीज पर हो, तो आपने लीज पेमेंट आज कर दिया होगा, बोलो ना, लीज का जो आपका गवर्नमेंट चार्ज पे कर दिया होगा। ये लीज 10 साल की है तो 10 साल क्या होगा, वो बाइफरकेट हो जाता है, डेफर्ड हो जाता है। तो आपने लीज का जो पेमेंट किया, लीगल खर्चे जो है वो डेफर्ड नेचर के होते हैं। ठीक है, जो लीज जो है हर साल की वो आपकी रेवेन्यू नेचर की होती है।
ठीक है, डिपेंड करता है बेटा केस टू केस, आपको एक्सप्लेन करना पड़ेगा चीजों को ना, अच्छे से देखना पड़ेगा। 1000 पेड फॉर रिमूवल ऑफ स्टॉक, ये न्यू साइट, ये मेरे बच्चे आपका, आपने किसी रेवेन्यू जो आपका आपने पहले कोई स्टॉक पड़ा हुआ था, उस स्टॉक को यहां से रिमूव करके दूसरी जगह जाना। जब स्टॉक ही आपका ऑपरेटिंग का खर्चा है, वो ऑपरेटिंग ही ट्रांजैक्शन है, तो उस पर खर्चा भी ऑपरेटिंग का होगा, तो ये भी आपका रेवेन्यू का है। ठीक है ना। रिंग एंड पिस्टन ऑफ ए इंजन वर चेंज एट कॉस्ट 5000 टू गेट फुल एफिशिएंसी। ओ माय गॉड, ये बात ध्यान से देखो, एक क्या हुआ, एक इंजन है बेटा, इंजन ऑफ मशीन है। ठीक है, ध्यान से सुनना मेरे एग्जांपल को ना, समझाने की कोशिश कर रहा हूं। ये आपका इंजन बना हुआ है, ठीक है, ये आपका इंजन है। इस इंजन की जो फुल कैपेसिटी है वो मान लेते 10,000 आर की है, या मान लो आर, मैंने इसको यूनिट में कन्वर्ट कर देता हूं, 10,000 यूनिट बना सकता है। कब? पर मंथ। आपने क्या किया, इसके आपने कुछ पार्ट्स चेंज कर दिए, पार्ट चेंजेज फॉर 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 मेंटेन, फॉर मेंटेनिंग फुल कैपेसिटी। क्या होता है, जब हम मशीन नई नई लगाते हैं तो फुल कैपेसिटी पे काम करते हैं, आप उसको यूज करो, हर महीने 10,000 यूनिट निकाल के देगी। लेकिन जैसे जैसे मशीन पुरानी होती जाती है उसकी कैपेसिटी कम होती जाती है, क्योंकि उसको कुछ पार्ट घिसने लग जाते हैं। ठीक है, अब हमने क्या किया, इसके पार्ट को रिप्लेस कर दिया और नया लगा दिया। अब क्या होगा, हमने क्या किया, नया पार्ट लगाने से, इसको तो रिप्लेस कह दूं मैं, रिप्लेस, इसको रिप्लेस करने से इसकी जो कैपेसिटी जो यहां थी, अभी यहां चल रही थी, मान लो 8,000 यूनिट दे रहा है, हमने न्यू पार्ट रिप्लेस किया, कैपेसिटी 10,000 हो गई। हमने नया पार्ट रिप्लेस करने से उसकी जो कैपेसिटी ओरिजिनल थी, उस ओरिजिनल कैपेसिटी को अचीव कर लिया। मतलब मैं कहूं तो हमने उस इंजन की मेंटेनेंस करवा दी, जिससे उसकी कैपेसिटी फुल हो जाए। तो बताओ, ये जो खर्चा हुआ है इस पर 1,000 रुपीज का, ये कैपिटलाइज होगा या ये रेवेन्यू माना जाएगा? आंसर है ये रेवेन्यू में जाएगा, क्योंकि यदि इस पार्ट को चेंज कराने से इसकी कैपेसिटी बढ़ जाती, 15,000 यूनिट हो जाती इससे, तो ये कैपिटलाइज होता। इसकी कैपेसिटी और एफिशिएंसी, एफिशिएंसी में इंक्रीमेंटल आया है लेकिन कैपेसिटी नहीं बढ़ी उसकी। ठीक है, जैसे मैंने एग्जांपल दिया था, बिल्डिंग के दो आपके हॉल हैं, एक हॉल करवा दिया, तोड़वा दिया, या हमने कुछ चीज नहीं लगवा दी, क्या उसकी कैपेसिटी बढ़ी? नहीं बढ़ी। तो उसके जब कैपेसिटी नहीं बढ़ी तो आप उससे इनकम ज्यादा नहीं कमा पाओगे, जो इनकम पहले कमा तो वही आज उससे इनकम कमा सकते हो। इसलिए यहां पर आपके फंडामेंटल्स बोलते हैं कि भैया नहीं, यदि जिस चीज पर आप खर्चा कर रहे हो उसकी कैपेसिटी नहीं बढ़ रही है, एफिशिएंसी बढ़ रही है, लेकिन अप टू द ओरिजिनल वहां तक है, तो भी रेवेन्यू माना जाएगा। क्योंकि यहाँ पे एक तरीके से आपने इंजन को मेंटेन किया भैया, आपने ऑपरेट करने के लिए मेंटेन किया, तो ऑपरेटिंग खर्चा होगा। इसकी कैपेसिटी बढ़ गई, आपने कुछ ऐसे पार्ट लगा दिए जिसकी कैपेसिटी ही बढ़ गई, जो कैपेसिटी बढ़ गई तो आउटपुट ज्यादा निकलेगा, आउटपुट ज्यादा निकलेगा तो बेनिफिट भी ज्यादा मिलेगा, और जब बेनिफिट ज्यादा मिलेगा तो फिर डेफिनेटली रेवेन्यू जो खर्चा है वो का उसका भी आपको अपोर्शन बांटना पड़ेगा। ठीक है, चलिए, तो मेरे बच्चे समझ में आ गया होगा मैं क्या समझा है। तो जो आपने किया है ये आपकी रेवेन्यू नेचर का होगा, क्योंकि फुल कैपेसिटी आ रही है, इसमें इंक्रीज नहीं हो रही है। 2,000 spent as a lawyer fees to defend the suit claiming the firm factory site belongs to the प्लेंटिफ ऑफ सूट वॉज नॉट सक्सेसफुल। बात प्रॉब्लम नहीं है, लीगल खर्चा कुछ भी हो हमेशा ऑपरेटिव माना जाएगा, चाहे वो फैक्ट्री के लड़ रहा हो, चाहे एडमिनिस्ट्रेशन डिपार्टमेंट के लड़ रहा हो, किसी के लिए लड़ रहा हो, बट बिजनेस से रिलेट करना चाहिए। मेरी बात समझ में? ऑल लीगल एक्सपेंसेज एज ए क्लासिफाइड क्या बेटा? रेवेन्यू। ठीक है, तो रेवेन्यू होगा 10,000 वर स्पेंड ऑन एडवर्टीजमेंट इंट्रोडक्शन ऑफ न्यू प्रोडक्ट, नया प्रोडक्ट लॉन्च करने में खर्चा हो गया, मार्केट बेनिफिट टू विच विल विद इफेक्टिव ड्यूरिंग 4 ईयर के लिए डेफर्ड है। मैंने पहले बोला, एक तो इसका तो एग्जांपल दिया ही हम लोगों ने बाकायदा। ठीक है, इफ फैक्ट्री सेड वाज कंस्ट्रक्टेड कॉस्ट 1 लाख की, ए सम ऑफ 5,000 हैज बीन इनकर्ड फॉर द कंस्ट्रक्शन ऑफ टेम्परेरी हट ऑफ द स्टोरिंग बिल्डिंग मटेरियल। देखो ये भी आपका कैपिटल नेचर का है। इस पर सवाल उठेगा,
आपने एक टेम्परेरी बेसिकली हट बना दी, झोपड़ी बना ली जिसमें आप सामान को रखते हो। तो बेसिकली ऐसा बोला जाता है कि इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के अंदर क्या माना जाता है कि ये मानते हैं कि टेम्परेरी बेसिस पर आपने कंस्ट्रक्शन किया है, उसका बेनिफिट आपको 1 साल के लिए मिलता है। एज पर इनकम टैक्स के जो सेक्शन 32 है, मैं उसकी बात कर रहा हूँ। आप इस पर देखना डेप्रिसिएशन की रेट भी आपको 100% मिलेगी, ठीक है। क्योंकि टेम्परेरी बेसिस पर जो कंस्ट्रक्शन किए जाते हैं, जो हट वगैरह बनाई जाती है, वो बेसिकली 1 साल के लिए होती है। तो वो 1 साल के लिए होता है, तो ये बेसिकली रेवेन्यू को होता। लेकिन इसके लिए टेम्परेरी बेसिस, यहाँ पर टाइम नहीं दिएगा कितने साल के लिए यूज होगी। तो आप ये मान के चलो जो झोपड़ी बनाई है वो 1 साल में नहीं टूटेगी, उसका बेनिफिट कुछ शाम तक मिलेगा। तो आप इसको क्या मानोगे, कैपिटल नेचर का हट नाम की एक असेट्स क्रिएट कर दोगे। मेरी बात क्या कर दो बेटा, एक कर दोगे टेम्परेरी हट नाम की असेट्स क्रिएट कर दोगे इन द बैलेंस शीट में, तो एक कैपिटलाइज हो जाएगा। मेरी बात क्लियर है, क्योंकि इसका आपको स्टूडेंट ने यही माना है, ठीक है। सारे आंसर पढ़ लेना, लास्ट वाला पढ़वा देता हूं। कॉस्ट ऑफ कंस्ट्रक्शन फैक्ट्री शेड ऑफ 1 लाख कैपिटल एक्सपेंडिचर, सिमिलर कॉस्ट ऑफ कंस्ट्रक्शन ऑफ स्मॉल हट फॉर स्टोरिंग बिल्डिंग मटेरियल इज ऑल्सो कैपिटल एक्सपेंडिचर। आप जो बिल्डिंग बनाते हो ना, तो सीमेंट वगैरह आता है, उसके लिए आप हट बना दिया। यदि कंस्ट्रक्शन 3 साल तक चलेगा तो झोपड़ी भी 3 साल चलेगी, तो उसी के आधार पर माना है। अदरवाइज इस हट को हम बेसिकली क्या मानते हैं, टेम्परेरी कोई भी कंस्ट्रक्शन आपने कराया है तो उसको हमेशा हमेशा रेवेन्यू का माना जाता है। बट इस केस में क्योंकि वो बिल्डिंग का कंस्ट्रक्शन के सामान को रखने के लिए है, तो हम ये मानते हैं जब तक कंस्ट्रक्शन चलेगा तब तक वो हट भी क्या करेगी, वही। तो इसको हम उस बिल्डिंग की कॉस्ट में ही ऐड कर देंगे एक्चुअली में, ठीक है। क्लियर है मेरे बच्चे, किसी को डाउट हो पूछ लो आराम से। कोई दिमाग में सवाल नहीं होना चाहिए, क्योंकि सवाल होंगे तो डेफिनेटली उनका सॉल्यूशन भी हमारे पास मिलेगा, ठीक है। मिलते हैं आपको नेक्स्ट टॉपिक के साथ नेक्स्ट सेशन के अंदर, ठीक है बच्चों।